इससे पहले आप उनको जानते थे जो इतना भरोसा करा आपने? नहीं, वो तो जब मेरे यहाँ आना जाना हुआ है अपने दोस्ती लड़के के पास, उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये इलाहाबाद से इनका ताल्लुक़ है। अब आपको पता चल जाए कि हम एक, आपको अगर पता चलता हम एक धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं और एक दूसरा चेला भी आपको मिल जाए कि वो भी उसी धर्म गुरु से जुड़ा जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो फितरी तौर पर आपको उससे लगाव मोहब्बत पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो है नहीं, वो तो इलाके की कौम की प्रॉपर्टी है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अब उसमें उनमें अगर कहीं कोई गुंजाइश बची है, क्योंकि झूठे जब लगातार आदमी झूठ बोलने लगता है तो फिर उसमें कुछ बचता नहीं है इंसानियत। तो मस्जिद पहले तो वो खाली करें, दूसरे नंबर पे इनका जो हिसाब है, इनका जो फ्लैट है वो अपने नाम पे उन्होंने क्यों करवाया उसको वो आके क्लियर करें और इनका फ्लैट इनको दें। अब आपके पास भी आएंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सऊदीया से जो वीडियो आई थी उसमें चौथा झूठ ये भी बोला था कि कमेटी मुझ पर बेहुदा इल्ज़ाम लगा रही है। फिर हमारे पास सुपारिश भी एक आई कि जी आप एक काम करिए, ये इल्ज़ाम हटा लीजिए अपने और इनको नौकरी नहीं मिलेगी कहीं। अभी हमने उसका ये ट्रेलर दिया है आपको, अभी तो हमने एक ही दिया है आपको। उसके बाद हम हमारे पास जितने सबूत हैं हम सारे के सारे सबूत इसी तरह से लाकर आपके सामने इकट्ठा कर देंगे। मेरा नाम जो है मंजूर अहमद है, मंजूर अहमद है, लेकिन हाजी मंजूर के नाम से मशहूर कर रखा लोग। जी तो मेरे दोस्त के लड़के इस्लामाबाद में रहते थे, उनके पास आता जाता था। नमाज पढ़ने जब इनके शुरुआत की तो पता चला। मंसूर साहब एक मिनट, शुरुआत कहाँ से हुई? आप किनकी बात कर रहे हैं? वही शुरुआत। हाँ, वो उनका नाम बताइए, किनकी बात आप कर रहे हैं, किसने आपके साथ किया? मुफ्ती सखावत, इनसे जो है मेरे एक दोस्त के लड़के थे, वही शानबाग में मस्जिद के करीब रहते थे। मैं उनके यहाँ आता जाता था, जब नमाज़ पढ़ने के लिए सब अजान होती थी वहाँ जाता था। तो मुझे पता चला कि इनका ताल्लुक़ जो है इस्लाही मौलाना कमरुल ज़मान साहब इलाहाबादी से है और मेरा भी इस्लाही ताल्लुक़ उन्हीं से है। तो फितरी तौर पर जो है लगाव, मोहब्बत, ताल्लुक़, एतमाद बढ़ी जाना चाहिए। इन्हें भी मेरे पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हुई और मुझे ही मोहब्बत बढ़ गई उनसे। और मुझे इतनी बढ़ गई कि मैं बीमार भी चल रहा था, ऑपरेशन ही मेरा हुआ था हर्निया का, उसमें भी यही मौजूद थे अस्पताल के अंदर। मैंने लोगों को इत्तला नहीं दी देता था, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ये हमदर्द मेरा असली हमदर्द मेरे पास मौजूद है, तब दूसरों को तकलीफ क्यों दी जाए? लिहाजा जो मुझे एतमाद था कि अल्लाह ने फरिश्ता सफ़र एक भला आदमी, शरीफ आदमी, नेक आदमी, मोहतरम आदमी मुझे दे दिया। मेरी एक ज़मीन जो थी 1 बीघा ज़िला एटे के अंदर जो घर पर एक गाँव है, वहाँ पर जो है तो इन्हें पता चला भेजने का, तो इन्होंने कोशिश की कि भेज दिया जाए उसे। यही ग्राहक आ गए, इन्होंने खुद ही बातचीत की और मुझे बेचने पर मजबूर किया। मैं बेचने के लिए गाँव की ज़मीन आपकी? गाँव की ज़मीन 1 बीघा, वो ज़मीन 30 लाख रुपए में सौदा हो गया। 50 लाख रुपए कम में वो ले रहा था, मैं देने को हरगिज़ तैयार नहीं था। मेरी आदत कुछ ऐसी है कि ज़बान से एक बात कह दी उसको करता नहीं है। तो बहरहाल इन्होंने 29.5 लाख रुपए की रकम 30 पूरे करने के लिए उन्होंने ये कहा मुफ्ती सखावत ने कि ये 50,000 रुपये हम आपको देंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये 50,000 रुपये मेरा उनके ऊपर वाजिब हो गया, जिसका आज तक उन्होंने अपनी ज़बान से अदा नहीं किया कि ये रुपया मेरे ऊपर वाजिब मैं तुम्हें दूंगा। हालांकि इन्हें इकरार करना चाहिए कि मैंने जब सौदा किया है और मैंने इकरार किया तो 50,000 रुपये का मैं हकदार हूँ। आज तक ये बात अपनी ज़बान को नहीं लाई। तो 30 लाख रुपए आपके कहाँ गए? मतलब जो वो 30 लाख रुपये हमारा इनका ये मुआहदा अहमद के ऊपर जो है, मुझे तो यकीन था, मैंने एतमाद के भरोसे पर मैंने इनसे कभी ये भी नहीं कहा कि एक सादा कागज़ पर आप लिख कर और दस्तखत करके ये दे दो कि इतनी अमानत मेरी 22/11/5 में जो है मेरी 22 लाख रुपए की अमानत आपके पास मौजूद है। लेकिन अब शिरकत का मामला, स्लेट ये खरीदते थे, बेचते थे, सुधा तो मैंने पता चला था कि इस तरह का काम करते हैं। तो ये तय हो गया कि स्लेट लेंगे शिरकत में और मतलब उसमें आप शरीक रहोगे। किराए का किराया शहर कमर जो है जिसमें आलिमा कोर्स चलेगा, बीबी आलिमा, 7 आलिमा है, उसमें जो आमदनी होगी उसमें आपका जो हिस्सा है उसको हिस्से की आमदनी आपको मिलेगी, हमारे हिस्से की हमें मिलेगी। तो 2 जगह हमारी शिरकत इदारा फैज़ कमर और बटला हाउस में 2 में हो गई। लेकिन बटला हाउस वाला आज तक मुझे दिखाया नहीं। ये तो करीब था, बार जाना हुआ, देखना हुआ। उसमें ये था कि 1 कमरा तुम्हारे लिए, 3 कमरे हैं उसमें। इदारा फैज़ कमर में 3 कमरे, 1 हॉल है। उसमें ये था कि किचन और 2 कमरे आउटसाइड में जो है ये तो बीवी के लिए इस्तेमाल में रहेंगे, जो मदरसे की देखभाल, पढ़ाना, तालीम देंगी। और सामने वाले हिस्से में 1 हॉल है और कमरा है, वो कमरा मेरे लिए था कि मैं उसमें रहूँगा, मेरा उसमें कायम रहेगा, मेरा बिस्तर रहेगा और मैं मुस्तकिल कायम करूँगा। ये आपसे कहा गया? हाँ, ये मुझसे कहा गया। और हॉल के लिए कि इसमें तालीम हुआ करेगी। और ये भी तय हो गया था, उनकी तरफ से आ गया था कि जो दाखिले होंगे उसमें 1,000 रुपये महीना
नहीं 1000 दाखिला फीस रहेगी इदारा फैज़ का जो मदरसा चलेगा जिसमें मेरी शिरकत चलेगी, तो उसमें जो है 1000 दाखिला फीस रहेगी और तालीमी फ़ीस माहाना फ़ीस वो अलहदा रहेगी। बहरहाल इस तरह से मामला हो गया था, लेकिन उसका हिसाब आज तक मुझे नहीं दिया गया। बटला हाउस वाला जो फ्लैट है वो भी आपके नाम पर लिया गया आपके नहीं, पैसे शिरकत से? में, शिरकत में, मतलब पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में। कितने पैसे दिए थे आपने उसमें? वो तो मेरा तो 31 साल में उनको काट लिए, जो चाहता काट लिए, मुझे बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया, झूठ बोला, वो जाना है। मुझे तो एतमाद था, जब एतमाद को 100% आदमी को एतमाद होता है तो आदमी शख्स में। नहीं, ये बताइए बटला हाउस वाला जो फ्लैट था जी। वो आपने कितना पैसा दिया उसके अंदर उनको? वो 31 लाख उसमें मैंने काट लिया। 31 लाख मुझे बताना 25 लाख का लिया है, और पता ये चला कि 15 लाख का लिया है। बाद में लास्ट में आगे ये पता चला कि 15 लाख का लिया है, लेकिन मुझे ये बताना कि 25 का लिया। आधे के आपने पैसे कितने दिए थे? हैं जी, पैसे कितने दिए थे? उन्होंने 12.5 काट लिए मेरे से, फिर उसमें और ये जो मदरसे वाला इसमें कितना पैसा दिया था आपने? उनके पास जो मेरा जमा था उसमें 16 लाख काटे थे, अच्छा। चौथाई के। तो मतलब ये आपने यहाँ पर जैतपुर में क्या है आपका मतलब जयपुर नहीं, संगम बिहार। संगम विहार में क्या ज़मीन है आपकी क्या? संगम बिहार में मैंने प्लाट खरीदा था बहुत पहले, बहुत पुराना। किससे? वो एक खान साहब से इंतकाल हो गया उनका, GM खान, उनका इंतकाल हो गया। 200 गज का प्लाट था, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड की 200 गज में। किसने फ्रॉड की? जिनका इंतकाल हो गया, जिनका इंतकाल हो गया हाँ। उनका इंतकाल हो गया। अब वो उसमें से 50 गज का वो कागज़ बनवा के मुझे दे गई थी, मैं मालिक था उसका। जब इनसे मेरा ताल्लुक़ हुआ और एतमाद हुआ, मेरी इनका शिरकत इनसे चालू हो गई, तो मैंने कहा कि आप हमारा प्लेट है, हम शेर दिन में तो बीमार रहता था, कमज़ोर था, बहुत ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने इनको पूरा भरोसा दिया, वही प्लेट देख लो आप, और उसे जो शिरकत आप उसमें जाकर शिरकत कर लो। और उसे शरीक तो ये गए 4-5 गाड़ी से वहाँ जाकर देखा, और काहे से बनवा के बेच लेंगे, फ्लैट बनवाएंगे, और मतलब ये इसमें तो अच्छा वो हो जाएगा। बाद में उसके जो है ये ढीले पड़ गए, ठंडे पड़ गए, वो आउट एरिया ज़रा सा आउट एरिया, इसलिए इन्होंने उसको कदम नहीं बढ़ाया, कागज़ इन्हीं के पास रहा। अब जब इख्तलाफ शुरू हो गया तो इनसे बार बार कागज़ मांगा गया, तकाजा किया गया, तो कागज़ देने से बोले कि मैं देखता हूँ, तलाश कर रहा हूँ, अभी मिला नहीं, मिल जाएगा दे दूँगा। आखिर में आके अभी दिसंबर में आके ये फरहाद चौधरी से बोले कि मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा चौधरी साहब अगर नहीं था तो पहले से ये क्यों चले गए, कहते चले आ रहे हैं, पहले से शुरू करके कहते मेरे पास है ही नहीं। जब नहीं था तो यही बात कहते, ये क्यों कहा उन्होंने कि मैं देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, मिल जाएगा दे दूँगा। इसका मतलब है इनके पास और था, मैं अपनी जगह सही हूँ, सच बोल रहा हूँ, इनके पास है, इन्होंने इनकार करके मेरे पास है ही नहीं। तो कागज अभी आपके पास है ही नहीं ना, आपने उन्होंने देखा दिया है? नहीं, मेरे पास है नहीं। उन्होंने आपको दिया ही नहीं कागज? मतलब बिना कागज़ के, बिना उसके आपने 31 लाख रुपया और अपनी ज़मीन दे दी, तो किस भरोसे पे दे दी आपने? भाई ये मुफ्ती यहाँ डिग्रियों की लाइन लगी हुई है आजकल, भैयों पे, बिरादरी पे, रिश्तेदारों में जो लाखों का भरोसा करता है, कंपनी में शरीक हो जाते हैं, करोड़ों का शिरकत करते हैं, क्यों करते हैं? लिखा पढ़ी भी हो जाती है और ज़बानी भी हो जाता है, ये तो भरोसे के ऊपर होता है। मैंने भी इनको भरोसा किया, एतमाद किया, ये मेरी गलती हो, अगर सज़ा को मुस्तक़बिल सज़ा हासिल करने की तैयार हूँ मैं। जी, तो यहाँ पर अभी शहजाद साहब हैं, क्लियर कर देंगे सर, जो इन्होंने बताया हाजी मंसूर साहब ने, थोड़ा सा क्लियर करिएगा दर्शकों को कि मतलब क्या हुआ है शुरू से, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बताइए। देखिए, जो मोहम्मदी आप साथ मस्जिद में है आइए। शाहीन बाग में, साथ में आ जाइए, आप साथ में आइए। ई ब्लॉक आप में, भी आइए ना, आप आप भी कहाँ आइए, जा रहे साथ में आइए। हाँ, शाहीन बाग में मोहम्मदी मस्जिद है ई ब्लॉक में, जो बड़ी मस्जिद है, वहाँ ये इमाम थे एक्स, अब उनको निकाल दिया गया, 4 महीने हो गए, 4 से ज़्यादा ही हो गए, जिनका नाम है मौलाना सखावत कमर, मुफ्ती सखावत कमर। वहीं उसी मस्जिद में इनका राब्ता उनसे हुआ, कमेटी ने उनको जो निकाला, जो मस्जिद की कमेटी है, कमेटी का निकालने का भी कारण यही था कि इसी तरह के मामलात उनके सामने आ रहे थे। जैसे इनके साथ में धोखाधड़ी का मामला है, पैसे को लेन देन को लेकर, क्योंकि ये तो सामने आ गए, अब अल्लाह ने इन्हें सामने भेज दिया। रहने वाले कासगंज अलीगढ़ के हैं, एटा के पास इनका, कासगंज ज़िला, वहाँ इनका गाँव है। और इन्होंने चूँकि इनके गांव में इनके हिस्से की होगी ज़मीन, तो पहले तो वहाँ जाकर इन्होंने अपनी ही पार्टी को ही लगाकर उसको बिकवा दी इनकी ज़मीन को। इनसे पार्टनरशिप की यहाँ बात कर कि भाई यहाँ एक पार्टनरशिप में एक मदरसा खोलेंगे और उस मदरसे में आप भी पार्टनर रहेंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ प्लॉट है इनका, आपका संगम विहार के अंदर आई ब्लॉक में 50 गज का, उसके पेपर ले लिए, ना इनके पेपर इनको दे रहे हैं वापस, और जो वो फ्लैट है जो इनकी हिस्सेदारी है, ना इनको वो दे रहे हैं, फ्लैट इनको दे रहे हैं वापस। अच्छा शहजाद साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ।
कमेटी ने जो निकाला था उनको यही कारण था कि इसी तरह की वारदात कमेटी के सामने आ रही थी लगातार, उससे इलाके की मस्जिद बदनाम हो रही थी, इलाके के लोग बदनाम हो रहे थे कहीं ना कहीं। जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो बनाकर अभी हमने चंद रोज़ पहले पीसी करी थी, आप लोग मौजूद थे, फिर उन्होंने वीडियो के माध्यम से ये कहा कि जी बेबुनियाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। आज ये बुनियाद सामने खड़ी है, ये बिल्कुल जो बात इन्होंने रखी है सच है, और पेपर भी बने हुए, इनको सेकंड पार्टी बना दिया। और उस फ्लैट के जो पेपर नाम है, बिजली का बिल जो नाम है वो पेपर नाम पे है उनके वाइफ के नाम, तो इनके होना चाहिए था। कौन से वाले फ्लैट के? जो A34 शाहीन बाग में। अच्छा तो कमेटी ने भी जो निकाला था इसी वजह से निकाला था कि हमारा इलाका, हमारी मस्जिद बदनाम हो रही है। आज वो 4 महीने से ज़्यादा हो गए मस्जिद में अभी छोड़ने को तैयार नहीं, कब्जा करके बैठे हैं, और लगातार इसी तरह की धोखाधड़ी जो है ना ये सामने आ गई, और लोग भी सामने आने के लिए तैयार हैं। तो आप समझिए एक जांच का विषय है ये, इस पर जो दिल्ली पुलिस है, प्रशासन है, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से उनके जो भाई हैं वजाहत कासमी, इनको कमेटी वालों को धमका रहे थे, जब इन्होंने उनको निकाल दिया, नोटिस दे दिया, सैलरी का हिसाब कर दिया, सारे काम कर दिए, रिमाइंडर दे दिया, एक एक चीज़, उसके बाद इनको फ़ोन करके धमकाया गया, इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई, जितने कमेटी के लोग हैं। अब इसी तरह से इनको भी धमका रहे हैं, वो ये लगातार उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, वो इनसे ना मिल रहे हैं, ना इनसे फ़ोन पे बात करते हैं। इनके पेपर इनको वापस मिले प्लॉट के, इनके जो फ्लैट है यहाँ पे जो लिया गया है वो इनको वापस मिले, इनके नाम पे हो, बैठ के वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करें, और अगर वो सच्चे हैं तो सामने आए ना। ये बताइएगा, और मस्जिद को छोड़ें। ये मस्जिद पे भी आएंगे। ये बताइएगा, जो इन्होंने गांव की ज़मीन बेची, ये कितने की बता रहे हैं? 30 लाख की। 30 लाख की बेची ना गांव की ज़मीन, 30 लाख की। यहाँ का जो प्लॉट था संगम यार का, इनको अंदाज़ा नहीं है मंसूर साहब को कि कितने का था। इनसे तो कागज़ ले लिए उन्होंने, आपकी नज़र में कितने का? वो अगर ये प्लॉट जो बता रहे हैं जहाँ पे जो लोकेशन आई ब्लॉक है, वो संगम विहार चूँकि जाना आना लगा रहता है, आई ब्लॉक वो पीपल चौक से आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप मोटा मोटी भी पकड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि 70-80 लाख रुपए तो, या 70-80 लाख नहीं तो 50-60 लाख रुपए तो कम से कम वैल्यू होगी, मतलब छोटे से छोटे 60 लाख मानते हैं और 30 लाख ही है भाई, 1 लाख रुपए तो मोटा मोटी होगी ना, तो 50-60 लाख रुपए तो वैल्यू होगी। तो 90 लाख रुपए इनके जा चुके हैं लगभग, हैं 90 लाख में। कौन सा ये फ्लैट बताने, एक तो ये जिसमें मदरसा खुला है शाहीन बाग में, और एक बटला हाउस में। बटला हाउस वाले का क्लियर नहीं कर पाए, जरा से आप बताइए थोड़ा। नहीं क्लियर हो गया वो, इधर आइए ना, इधर आइए। बटला हाउस वाले का हमने ये क्लियर नहीं किया वो, कि मतलब उसमें कितना पैसा इन्होंने दिया है, और उसके भी क्या इनके नाम नहीं है? वो इनके नाम पे कोई पेपर नहीं है, इन्हें सेकंड पार्टी बना रखा है, वो पेपर रखे हुए हैं, पेपर मैं आपको दे दूंगा और आप उसकी कॉपी इस पे लगा दीजिएगा अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। उसमें इनको सेकंड पार्टी बना रखा है, जबकि जब इनको धोखा दिया, ये सेकंड पार्टी क्यों होंगे? पैसा रकम तो इनकी लगी, उनकी तो लगी नहीं। तो ये उसके मालिक होते, और मालिक होने के बाद वो, अगर ये इन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ शिरकत में रहें, तो वो शिरकत में होते। अब इनके पास ना फ्लैट है ना इनके पेपर हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो जांच का विषय है या नहीं है? और लगातार इसी एवज में कमेटी वालों को उन्होंने धमकाया, जब इन्होंने अपोज किया उसका, इन्होंने ये कहा कि भाई आप जाइए, हम आपको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप हमारी मस्जिद में रहकर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे हमारा इलाका भी और हमारी मस्जिद भी बदनाम हो रही है। और उसके आड़ में भाई मसला इनका और कमेटी का मसला किससे था? मौलाना सखावत कमर। लेकिन उनके जो भाई हैं, जो अपने आप को मंच और RSS और BJP से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, जबकि है नहीं, वो क्लियर कर चुके हैं आपके सामने, वो जनता के सामने वो बात आ गई। वो इनको भी धमका रहे हैं, फ़ोन करके भी धमकाया इनको। किसने फ़ोन किया था आपको? क्या धमकी दी मिली आपको? क्या किसने धमकाया था आपको? 13 तारीख को जो हम जो पेमेंट करने के लिए गया इदारा सदर कमर का, वो कागज़ बनवाने के लिए कीमत जो उसमें एग्रीमेंट लिखी थी देने के लिए गए थे, उस वक्त जो है मैंने यही कहा था, मैंने इतनी गुफ्तगू शुरू की कि मुझे ये कर्जा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मेरा कागज़ इनके पास इन्होंने अब्बा बनाया था मुझे, मैंने इनके ऊपर भरोसा किया, कागज़ इन्हें दे दिया। कागज़ ये पहले से तो ये तसल्ली देते रहे कि आपका कागज़ में देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, मिल जाएगा। अब आकर आखिर में इन्होंने ये कह दिया कि कोई ख़रीदार ले ना ले और पैसे का इंतजाम ना हो जाए, तो मेरे पास है ही नहीं कागज़। ये कह दिया उन्होंने। ये संगम विहार वाली ज़मीन का? हाँ। अच्छा। और उसमें मुफ्ती हमारी ये बातें हो रही थी, उसमें जलाल आ गया मुफ्ती वजाहत को, और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मेरे ऊपर नाराज़ हुए और सख्त हुए कि हज़ारों इसे निकालो यहाँ से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। गुस्से में ताव में भीतर अंदर हॉल में गए, पता नहीं असला लेने गए या डंडा लेने गए मुझे मारने के लिए। वो भीतर के कोई लोगों ने फ्लैट से बाहर निकाल दिए।
मैं बाहर आ गया, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी रकम वहीं की वहीं रह गई। फोन किसने किया था? फोन बाद में ये तो तारीख मुझे याद नहीं है। तारीख किसने किया था इनका फोन? एक रिश्तेदार है मुफ्ती हुसैन, उसने फ़ोन किया था मेरे पास में। उस अब्दुल फजल इंकलेब में शायद कहीं बैठा था, तो उसने फ़ोन किया था कि आप हैं कहाँ, और पुलिस आपको तलाश कर रही है और आपका मोबाइल लाइन पे लगा हुआ है, आपने उलमा की तौहीन की है, आप उलमा से माफ़ी मांगो। बहरहाल मुझसे बोले तो अरे मुफ्ती मौलाना ये ऐसे ही होते हैं, काटो ख़त्म करो। वो मानी नहीं, जो बात कर बिला वजह खुद बात कर रहा हूँ। आखिर में क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। पीछे मत जाइए, रुकिए। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, जो एग्रीमेंट हुआ है फ्लैट मुझे मिलना चाहिए, और जो उसके ऊपर मेरा वाजिब है, जो कुछ भी मेरा हक जो है वो हक मेरा मुझे मिलना चाहिए। आपने पुलिस में कंप्लेंट करी थी इस चीज़ की? पुलिस में कंप्लेंट नहीं की हमने। क्यों? जी क्यों नहीं करी? यूँ ही हम कमज़ोर हैं, बीमार, हमारे को साथ देने के लिए हम मिला नहीं। अब ये लोग मिले हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ गई है। कमज़ोर जालिम जब कमज़ोर होता है मजलूम तो उसका जल्दी कोई साथ देने को तैयार होता नहीं है, टहलते हैं। इसकी ताकत क्या है? हम क्यों अब टेंशन लें बिला वजह? मरने दो। ये तो अल्लाह ने नहीं हिम्मत दे रखी है, अल्लाह ने जो है ज़िंदगी दे, ज़िंदगी में बरकत दे, रोज़ी दे, इनकी इज्जत बढ़ाए कि ये मजलूम की हिम्मत। आपसे भी कहा था उन्होंने, क्या वो बीजेपी और आरएसएस से मिले हुए हैं, वो कुछ भी कर वो सकते हैं? तो मुझसे क्या कहा है, शोहरत है इस बात की कि ये बीजेपी के पक्के आदमी हैं, इन्हें वो मिला हुआ है, क्या कहते हैं उसे, पुलिस वाले मिले, क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड मिला हुआ है, ऐसा साथ में हर वक्त रहता है। और जहाँ भी वजाहत जाते हैं बीजेपी की तरफ से फोर्स मिलता है। अब बस फोर्स को देख के और उसको ऐसे को देख के आदमी घबराएगा नहीं, दिखाएगा कि ये तो मेरा बीजेपी का बहुत करीब आदमी है, कि बीजेपी की वजह से तो इसके लिए ये सवाल करने आ रहा हूँ मैं आपके पास। शहजाद साहब, आप मना कर रहे हैं कि वो बीजेपी आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका कहना ये है, तो इस तरीके से लोगों को डराते क्या? नहीं वो डराते हैं। डराते। देखिए एक बात आप मुझे बताएं, पहली बात तो वो है नहीं, ये हम पीसी करने के बाद क्लियर हो चुका। साथ में हमारे साथ में ऊपर से भी भाई साहब ने कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया था, और वो उस दिन मौजूद भी थे हमारे साथ में, फैज़ भाई। तो उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लगातार उसके नाम पर, मंच के नाम पर, आरएसएस के नाम पर या बीजेपी के नाम पर धमकाएंगे, तो ये गलत है। हमारे इलाके में एक भ्रम पैदा हो रहा है, इससे लोग जुड़ने की बजाय और दूर जाएंगे। और क्या अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो होते भी तो तब भी कोई पार्टी इस बात की इजाज़त कोई नहीं देगी कि आप जाकर जो है ना किसी के साथ में ठगी करें या आप मस्जिद में जाके कब्ज़ा करें, बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देगी। ये एक भ्रम फैलाने की बात है, इससे कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है, बड़ी क्लियर बात हो चुकी है। ये सिर्फ उनके नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनकी वो जो सिक्योरिटी है, मेरी जो, मैं अभी एजेंसी को इनके माध्यम से इनके जो साथ धोखाधड़ी हुई चिट्ठी लिखूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी और तमाम एजेंसी को भी, उनकी वो कैंसिल होनी चाहिए और उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। ऐसे जैसे इन बड़े मियाँ के साथ में किया है उन्होंने, जो मौलाना सखावत कमर है और मुफ्ती वजाद कासमी है, उनकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मसला कमेटी के साथ में था। कमेटी ने उन्हें हटाया, अपोज किया कि भाई आप जाएं यहाँ से, हमारा आपके साथ में नहीं दाल गलेगी, नहीं बात चलेगी। कमेटी ने लिख के उनको रिमाइंडर नोटिस दे दिया, हटा दिया, उनका हिसाब कर दिया। अब लगातार 4-5 महीने से वो वहाँ कब्जा करके बैठे हैं। वहाँ पे भी वो एक अपनी बदमाशी और धमकाने वाली बात कर रहे हैं, फ़ोन करके धमकाते हैं। एक बात बताइए मुझे शहजाद साहब, जैसे कि मौलाना सखावत हैं या वजाहत हैं जो बता रहे हैं आप, वो जो अपने आप को बीजेपी और आरएसएस से जोड़ रहे हैं, तो इस पर पार्टी बीजेपी हो या आरएसएस हो, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लेती है? वो खुद क्यों नहीं सामने आके अपने लोगों को कहती है? क्योंकि बहुत लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर दबंगई दिखाते हैं। कर तो दिया क्लियर, वो पीसी में जो किया है आप समझिए, लेकिन पार्टी बदनाम हो रही है बीजेपी, और शायद इसी वजह से लोग नाराज हैं। पार्टी बदनाम तभी तो मैं ऊपर जो हमारे आरएसएस के प्रचारक हैं माननीय इंद्रेश कुमार जी, कमेटी की जो मस्जिद की कमेटी में उसको लेकर गया और उनके संज्ञान में ये बात रखी कि ऐसा ऐसा इलाके के अंदर हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे संगठन बदनाम हो रहा है, पार्टी बदनाम हो रही है, और इस तरह की उगाई कैसे कर सकते हैं वो। तो ये क्लियर हो चुका, प्रशासन को भी ये क्लियर हो चुका है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इलाके की आवाम को भी ये मैसेज जा चुका है। लेकिन आप उनकी दबंगई देखिए कि किस तरह से इनके साथ में ठगी करिए, इनको धमकाया है ज़ईफ आदमी को, इनको कहीं कॉल करें, सरताज भाई को लगातार कहीं कॉल करें, इनको भी धमकाया गया। सरदार साहब, क्या कुछ हुआ है आपके साथ में जो उन्होंने किया है मस्जिद के? जब हमने मस्जिद कमेटी ने फैसला लिया और इनको हटा दिया इमामत से, तो उसके बाद मेरे पास अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए,
उसके वजाहत कासमी के कि भाई आप इस मामले से हट जाइए वरना आपको भुगतना पड़ेगा। एक फ़ोन पे 2 फ़ोन पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है मैं कहाँ से आपको फंसवा दूँगी। चौथी कॉल जो करी थी उसमें मैंने भी उनको जवाब दिया था, और चौथी कॉल जब हुई तो उसके बाद से उन्होंने मुझे कॉल नहीं करी। लेकिन उसके बाद से मुस्तकिल लोग मेरे पास भी आ रहे हैं कहने के लिए कि भाई आप कमेटी के उससे हट जाइए, आप ये काम मत करिए। लेकिन हम क्यों हटें? हम तो अपनी मस्जिद खाली कराने के लिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हमसे। हमने जो पहली वीडियो चलाई थी जी। कि मस्जिद में जो है कब्जा कर बैठे हुए हैं जो जी। पुराने इमाम हैं, लेकिन उन इमाम ने जो है सऊदी अरब से मक्का से वीडियो भेजी हमारी वीडियो चलाने के बाद कि जी। ऐसा कुछ नहीं है, जी। कमेटी झूठ बोल रही है। जी। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, जो आदमी 250 बार तो मस्जिद में झूठ बोल चुका है और लास्ट में वो मस्जिद नबी में खड़े होकर झूठ बोल लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि मैं इमाम मोहम्मदी मस्जिद, पहली बात तो वो इमाम नहीं है, 4 महीने पहले हम उनको हटा चुके हैं। दूसरे इमाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 29 अगस्त 2024 से दूसरे इमाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो इमाम नहीं है। दूसरी झूठ उन्होंने ये बोला कि मस्जिद मतलब मेरे बड़े भाई से इनके पॉलिटिकल कोई इशू है। हमारा क्या मतलब है उनके बड़े भाई से? हमने तो उनको देखा भी बाद में, अब देखा है जब उन्होंने हमारी कंप्लेंट करी और थाने में आके बैठे। थाने में पहली बार हमने उनको देखा, हम वजाहत कासमी को जानते नहीं। हम बिल्कुल, हमारा कोई उससे लेना देना वास्ता अब नहीं। मस्जिद खाली कराई गई उनसे या नहीं? नहीं, मस्जिद खाली अभी तक नहीं हुई है, ताला लगा हुआ है उसमें, और कभी इनकी औरतें आती हैं, कभी कोई आता है, कभी बच्चा आता है, उसको ये यूज़ में करे हुए हैं। अभी तक इन्होंने खाली नहीं कराया। हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा हुजरे को खाली कराइए किसी भी तरह से। हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है इनका। दूसरे इमाम को हमने बाकायदा अलग किराए पर दिला करके रखा हुआ है। मस्जिद का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि उनका किराया हम दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में यही पूछेंगे शहजाद साहब, अगर वजाहत कासमी जिनका अपना नाम लिया है और दूसरे क्या मौलाना का नाम है उनका? सखावत साहब, अगर वो सच्चे हैं तो क्या उन्हें मीडिया पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आप जाके इंटरव्यू लीजिए ना भाई। अब तो मुद्दा ही यहाँ खड़ा है, जो आपने भी सवाल किया है कि उन्होंने वीडियो बनाकर ये भेजा है कि मेरे ऊपर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये सामने तो सबूत खड़े हैं ना। ये पेपर झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कहना चाहता हूँ, और जो वो लैंड वहाँ बिकी है उसके भी लोग यहाँ पे कई लोग इनके साथ में गवाही देने के लिए तैयार हैं। ये खुद मौजूद है यहाँ पर। अगर वो सच्चे हैं तो आए सामने। लास्ट तो में पहली बात उन्होंने मस्जिद की कमेटी के साथ में तमाम तरह की बदतमीज़ी जो की इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अभी तक उन्होंने मस्जिद को खाली नहीं किया, जबकि उनका कोई लेन देन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि मस्जिद में कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। वो तो इलाके की कौम की प्रॉपर्टी है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अब उनमें अगर कहीं कोई गुंजाइश बची है, क्योंकि झूठे जब लगातार आदमी झूठ बोलने लगता है तो फिर उसमें कुछ बचता नहीं है इंसानियत। तो मस्जिद पहले तो वो खाली करें। दूसरे नंबर पे इनका जो हिसाब है, इनका जो फ्लैट है वो अपने नाम पे उन्होंने क्यों करवाया, उसको वो आके क्लियर करें और इनका फ्लैट इनको दें, और इनके जो प्लॉट के पेपर हैं वो इनको दें। कितने लाख रुपए का इनके साथ घोटाला हुआ है लगभग? ये तो मोटा मोटी करोड़ों रुपए का हिसाब हो रहा है। अगर वो सच्चे हैं तो आए वो इलाके में मस्जिद की कमेटी के साथ में यहाँ बैठें और इनका हिसाब क्लियर करें, क्योंकि मस्जिद से ही तो जुड़ा है इनका मसला। इसीलिए मस्जिद की कमेटी ने उनको हटाया था। और भी कई लोग इसी तरह के मसले सामने आ रहे हैं। ये तो गए नहीं, डे बाई डे ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आज ये सामने आए, कल वो भी दूसरे लोग भी सामने आएंगे। एक मसला ये तो गए नहीं शहजाद साहब पुलिस के पास। अब आखिर में बताया हम लेकर जाएंगे ना। देखिए आप समझिए, पढ़े लिखे हैं नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी और ये उर्दू पढ़ लेते हैं। अब इंशाल्लाह मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक खड़ा रहूँगा जब तक इनका हक इनको नहीं मिल जाता और मस्जिद को वो खाली नहीं कर देते। और कानूनी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल मजबूती से। भारत देश का जो कानून है ना वो इतना कमज़ोर नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में जो पीएम है नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये ठगी नहीं चलेगी। ये यहाँ पे हमारे इलाके में ये भ्रम फैला रहे। आप ये समझिए, अभी चुनाव के नाम पर देखिए यहाँ के जो नेता हैं वो वोट ये मांगेंगे कि जी भाजपा को हराना है तो हमें वोट दो, और यहाँ पे यही लोग जो है ना भ्रम फैला रहे हैं। आप ये समझिए, गलत भी यही कर रहे हैं, जुल्म भी यही कर रहे हैं, भ्रम भी यही फैला रहे हैं, और इनोसेंट जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आपके पास भी आएंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सऊदीया से जो वीडियो आई थी उसमें चौथा झूठ ये भी बोला था कि कमेटी मुझ पर बेहुदा इल्ज़ाम लगा रही है। फिर हमारे पास सुपारिश भी एक आई कि जी आप एक काम करिए, ये इल्ज़ाम हटा लीजिए अपने, और
इनको नौकरी नहीं मिलेगी कहीं। अभी हमने उसका ये ट्रेलर दिया है आपको, अभी तो हमने एक ही दिया है आपको, उसके बाद हम हमारे पास जितने सबूत हैं हम सारे के सारे सबूत इसी तरह से लाकर आपके सामने इकट्ठा कर देंगे। लेकिन बेहतर ये है कि वो मस्जिद खाली कर जाएं। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, या वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। चलिए ठीक है जी। एक बात लास्ट में ये बताइए, आपने इतनी ईमानदारी से कागज़ सारा पैसा करोड़ों रुपया जो बता रहे हैं, लाखों रुपया दे दिया, क्यों आपने इतनी ईमानदारी से दे दिया उनको? उनके एतमाद भरोसे पर, इत्मीनान के ऊपर। जब क्या मियाँ देखा आपने उस पे जो मियाँ बीवी भरोसा? का ताल्लुक होता है, निकाह होकर घर में आती है तो शौहर बीवी पे पूरा इत्मीनान करता है, बीवी शौहर पर पूरा इत्मीनान ताल्लुकाती तो होते हैं, भरोसा होता है। क्या सारा जेवर दौलत जो सब एक दूसरे के हवाला कर देते हैं। इससे पहले आप उनको जानते थे जो इतना भरोसा करा आपने? नहीं, वो तो जब मेरे यहाँ आना जाना हुआ है अपने दोस्ती लड़के के पास, उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये इलाहाबाद से इनका ताल्लुक है। अब आपको पता चल जाए कि हम एक, आपको अगर पता चलता हम एक धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं और एक दूसरा चेला भी आपको मिल जाए कि वो भी उसी धर्म गुरु से जुड़ा है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो फितरी तौर पर आपको उससे लगाव मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आपने जो मदरसा है वो खोलने के लिए क्यों सोचा था आपने? क्या मदरसा जो खोलने के लिए सोचा था आपने, उस पैसे से वो क्यों सोचा था? मतलब वो यहाँ सोचा था ऊपर वाला मालिक हम राजी हो जाए, हम धर्म का काम करें, अधर्म जो है ख़त्म हो और धर्म कायम हो। हम जो है ये लोगों को बांट झूठ चुकी है, ये झूठे धर्म के ठेकेदारों ने की है। एकम ब्रह्मा दुत्तना नहीं ना पैदा करने वाला हमारा सबका एक है। ये बंटवारे जो किए हैं, पार्टी जो बनाई हैं, ये कुर्सी वालों ने और दौलत के कुत्ते वालों ने बनाई हैं। ये हक अदा नहीं कर रहे पार्टियों में आने का और हुकूमत चलाने का। अल्लाह ताला ने समझ दे, अकल दे, शऊर दे कि ये हक अदा करें हुकूमत का और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। आपके घर में और आपके बेटे कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेला हूँ। बेटे होते तो इस नालक का मैं क्यों धोखे में आता इसके में? कोई बच्चा बेटी कोई नहीं। यहाँ मैंने पैगाम दिए, कोई धार्मिक औरत मुझे मिल जाए, धर्म की ज्ञानी धार्मिक औरत मिल जाए, शादी नहीं करी तो उससे जो है मैंने पैगाम दिए, कोशिश की है। अच्छा, शहजाद साहब कैसे आपके संपर्क में आए? शहजाद साहब जो हैं जी, शहजाद साहब जो कैसे आपसे मिले? शहजाद साहब ये जब मैं मस्जिद में आता जाता और अब भी आता जाता हूँ, आज भी मैंने नमाज जमा की पढ़ी है, तो मुझे ये पता चला कि एक शरीफ आदमी है, भले आदमी है, मदनियों की हिमायत करने वाले हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई, कमेटी के भी हमदर्द हैं, ये इंसाफ पसंद आदमी है ये, और मेरी इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, और हम हर तरह से आपका साथ देंगे। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब तक ऐसे आदमी मुझे नहीं मिले थे। चौथी फरहाद मुझे मिले एक, और 2 आदमी ये मिले हैं। ये 3 आदमियों के अलावा मुझे चौथा आदमी नहीं मिला तो मेरी हिम्मत अफजाई करता और मेरा हक मुझे दिलाने की कोशिश करता। बहुत बहुत शुक्रिया।